दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत पुराना है और उससे भी पुराना है यहाँ के राजवंशों का इतिहास। भारत में मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद उत्तर भारत में लगभग 500 सालों तक किसी भी शक्तिशाली राज्य का उदय नहीं हो पाया। लेकिन फिर एक ऐसे राजवंश का उदय हुआ जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, और वो था गुप्त साम्राज्य। किसने की इस राजवंश की स्थापना, कहां से शुरू हुआ ये राजवंश? चलिए दोस्तों, जानते हैं सब सवालों के जवाब आज के हमारे वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना हिंदू धर्म के राजा श्री गुप्त द्वारा की गई थी। जब महाभारत और रामायण काल खत्म हुआ तब से ही गुप्त वंश की शुरुआत मानी जाती है। गुप्त साम्राज्य की नींव 3री शताब्दी के चौथे दशक में हुई थी, जबकि गुप्त साम्राज्य का विकास 4ठी शताब्दी के आसपास प्रयाग के पास कौशाम्बी में हुआ था। इस साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त को आदिराज भी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था तथा इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि गुप्त वंश ने पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 300 सालों तक शासन किया। आपको बता दें कि गुप्त वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि उस समय हर राज्य का कोई ना कोई राज्य चिन्ह होता है। ऐसे में गुप्त वंश के शासकों ने अपने राज्य का चिन्ह गरुड़ को चुना। गुप्त वंश के शाही मोहर पर भी गरुड़ का चित्र छपा होता था। चलिए बात करते हैं गुप्त राजवंश के प्रथम शासक श्री गुप्त की। श्री गुप्त गुप्त साम्राज्य का नाम श्री गुप्त के नाम पर ही पड़ा था। इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम केवल गुप्त था और श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद धारण की। इतिहासकारों के मुताबिक श्री गुप्त कुछ सालों तक मुरुंडों के अधीनस्थ शासक यानी कि सबऑर्डिनेट रूलर था, परंतु बाद में आजादी हासिल कर उसने महाराज की उपाधि धारण की। श्री गुप्त का शासन 275 से 300 ईस्वी तक रहा था। घटोत्कच श्री गुप्त की मृत्यु के बाद श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच श्री गुप्त की गद्दी पर बैठा। इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन स्कंद गुप्त के समय के सुपिया अभिलेख तथा प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख के मुताबिक ये घटोत्कच गुप्त वंश का संस्थापक था। परंतु समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। घटोत्कच का शासन 300 से 319 ईस्वी तक चला था। घटोत्कच के बाद में गुप्त वंश की बागडोर चंद्रगुप्त प्रथम के हाथ आई। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। चंद्रगुप्त प्रथम। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वंश का असली संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ही है, क्योंकि श्री गुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य सिर्फ मगध तक ही फैला था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने उसे इलाहाबाद तक फैला दिया। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ही ऐसा शासक था जिसने महाराज अधिराज की उपाधि को धारण किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के जलाए उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी की तस्वीर छपी होती थी। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक चला था। समुद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त प्रथम राज्य का उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त की तरह समुद्रगुप्त भी बहुत प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त एक महान शासक था जो कि एक कवि, विद्वान और एक महान योद्धा और संगीत को समझने वाला था। समुद्रगुप्त को एक कुशल शासक भी माना जाता था जो हिंदू धर्म का अनुयायी था, और साथ ही वो बौद्ध और जैन धर्मों का भी सम्मान करता था। समुद्रगुप्त की महानता का सबूत इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलता है। कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित एक प्रशस्ति में यह भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने आसपास के 9 राज्यों को हराया था, जिसमें दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उसके आसपास के क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि समुद्रगुप्त ने तकरीबन 12 राज्यों को जीतकर अपने अधीन किया था। उसने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पल्लव जैसे राज्य शामिल हैं। समुद्रगुप्त का कार्य 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त के बाद ऐसा माना जाता है कि उनके बाद बेटा रामगुप्त गद्दी पर बैठा, लेकिन वो उतना शक्तिशाली नहीं था।
कि वो गद्दी संभाल पाए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। रामगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा विक्रमादित्य इस वंश का शासक बना। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा विक्रमादित्य को देवराज व देवगुप्त के नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत पराक्रमी राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक चला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में लगभग 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें चंद्रगुप्त के नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। कवि कुल गुरु कालिदास, धन्वंतरी शपड़क, अमर सिंह, वरामिहिर, वररुचि, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्कर जैसे विद्वान इसी दरबार से निकले थे। कुमारगुप्त। गुप्त वंश के इतिहास में ये भी एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। बाकी राजाओं की तरह कुमारगुप्त ने अपने राज्य की सीमाओं को आगे तो नहीं बढ़ाया, लेकिन अपने राज्य की सीमा को कभी कम भी नहीं होने दिया। गुप्त वंश के शासकों में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला यही शासक था जिसने सबसे लंबे समय तक राज्य किया। कुमारगुप्त के शासन काल के समय गुप्त राज्य पर पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, लेकिन कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने सभी लोगों को हरा दिया था। कुमारगुप्त का शासनकाल 415 ईस्वी से लेकर 457 ईस्वी तक रहा था। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय यानी कि क्रेडिट कुमारगुप्त को दिया जाता है। कुमारगुप्त के दरबार में वत्स भट्टी नाम का एक कवि था जिसने प्रसिद्ध मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के शासन के बाद उनका बेटा स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त वंश की राजधानी को बदलकर अयोध्या को राजधानी बनाया गया। स्कंदगुप्त के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इस समय में हूणों का आक्रमण। हालांकि स्कंदगुप्त इसे रोकने में सफल रहा। स्कंदगुप्त का शासन काल ही भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। इसके बाद में फिर से निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त का शासन काल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक चला था। आपको बता दें कि सती प्रथा का सबसे पहला सबूत स्कंदगुप्त के समय से ही मिलता है। स्कंदगुप्त के बारे में गुप्त वंश के बहुत से सम्राट आए, लेकिन इन सभी का इतिहास में उतना वर्णन नहीं मिलता है। पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त सम्राट बना। पुरुगुप्त को स्कंदगुप्त का सौतेला भाई माना जाता है। गुप्त वंश के शासक में पूर्वगुप्त एक ऐसा शासक था जो कि अपनी सबसे ज्यादा उम्र में गुप्त वंश का सम्राट बना। पुरुगुप्त बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। कुमारगुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त के तुरंत बाद ही कुमारगुप्त द्वितीय उनके शासन काल में आया, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था ये बात आज तक किसी को नहीं पता चल पाई है। कुछ इतिहासकारों और विद्वानों के मुताबिक कुमारगुप्त द्वितीय स्कंदगुप्त का बेटा था जिसने पुरुगुप्त को हराकर गद्दी पाई। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुमारगुप्त द्वितीय पुरुगुप्त का ही पुत्र था। बुद्धगुप्त। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त गुप्त वंश का सम्राट बना। उसने 20 साल से ज्यादा तक शासन किया। इतिहासकारों के मुताबिक 477 ईस्वी के समय बुद्धगुप्त का शासन चला था। बुद्धगुप्त ने मालवा, गुजरात और बंगाल जैसे राज्यों पर अपना राज्य कायम रखा। हालांकि बुद्धगुप्त ने अपने शासन के दौरान राज्य में काफी शांति बनाकर रखी थी, लेकिन बुद्धगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा कम होने लगी थी, क्योंकि दूसरे राज्यों ने अपनी शक्तियां बढ़ा ली थी। बुद्धगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य 3 हिस्सों में बट गया था। बुद्धगुप्त के बाद उसका भाई नरसिंहगुप्त गद्दी पर बैठा और उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त शासक हुए। इन तीनों ने 570 ईस्वी तक मिलकर शासन किया, लेकिन इन तीनों में सबसे पराक्रमी नरसिंहगुप्त था। नरसिंहगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर बहुत सी मुसीबतें आई। मालवा में यशोधर्मन नाम का एक प्रतापी विजेता हुआ जिसने गुप्त साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया और कई राज्यों पर अधिकार कर लिया। इसी काल में मिहिर कुल हूण ने भी साम्राज्य पर बार बार हमले किए और नरसिंहगुप्त को टैक्स देने पर मजबूर किया। हूण विजेता ने जनता पर भयंकर अत्याचार भी किए। युआन च्वांग के वर्णन से मालूम होता है कि नरसिंहगुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल पर पूरी तरह से जीत हासिल की और उसे बंदी बना लिया, लेकिन आगे जाकर उसे छोड़ दिया। अपने पराक्रम और साहस की वजह से ही नरसिंहगुप्त को बालादित्य की उपाधि हासिल हुई थी, लेकिन नरसिंहगुप्त के उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं निकले जितने कि नरसिंहगुप्त और उनके पूर्वज रहे। आगे जाकर गुप्त साम्राज्य पर बाकी राज्य हावी होने लगे और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था।
वैसे आपको बता दें, वैन्यगुप्त तथा भानुगुप्त 2 अन्य गुप्त वंश हुए। उनका गुप्त वंश की मुख्य शाखा से क्या संबंध था, ये बात कभी इतिहास में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हुई। क्या गुप्त युग वास्तव में स्वर्णिम युग था? दोस्तों, भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य के काल को गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि उस दौर में जो विकास हुआ उस वजह से इस काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल में कला, प्रशासन, विज्ञान और मुद्रा व्यवस्था, इन सभी की स्थिति को देखकर यही लगता है कि सचमुच भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग था। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक ये काल सिर्फ शासकों के लिए ही स्वर्णिम काल कहा जाता है, बाकी आम जनता की नजरों में ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।